एली ने अगली शाम मुझे फ़ोन किया, ठीक उसी समय जब मैं क्लास के साथ एक और भयानक रिहर्सल के बाद म्यूज़िक बिल्डिंग से तूफान की तरह बाहर निकल रही थी। एली ने मेरी झल्लाई हुई आवाज़ सुनते ही पूछा, वाह, क्या बात है, इतनी चढ़ी हुई क्यों हो? मैंने गुस्से से जवाब दिया, कैसिडी डोनोवन, रिहर्सल एक कमबख्त दुस्वप्न थी। एली ने सहानुभूति से पूछा, क्या वह फिर से सारे अच्छे नोट्स हथियाने की कोशिश कर रहा है? मैंने झुझलाकर कहा, उससे भी बदतर। मैं दोबारा सब कुछ याद करके खुद को और नहीं चिढ़ाना चाहती, इसलिए छोड़ो। मैं उसे उसकी नींद में मार देना चाहती हूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वह जाग रहा हो ताकि जब मैं ये करूँ तो मेरे चेहरे की खुशी देख सके। उसकी हंसी मेरे कानों में गुदगुदी कर गई। एली ने कहा, कमाल है, उसने तुम्हें सच में बुरी तरह चिढ़ा दिया है। डिनर पर मिलकर इस बारे में बात करें? मैंने अब हरते हुए कहा, नहीं कर सकती। आज रात मुझे ग्राहम से मिलना है। एक और मुलाकात जिसे लेकर मैं ज़्यादा उत्साहित नहीं थी। मैं बस घर जाकर नहाना चाहती थी और टीवी देखना चाहती थी। लेकिन गैरेट को जानते हुए अगर मैंने उसे कैंसिल करने की हिम्मत की तो वह मुझे ढूंढ निकालेगा और फिर मुझ पर चिल्लाएगा। एली ने हैरानी से कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि तुमने उसे ट्यूशन देने के लिए हाँ कर दी। वह ज़रूर बहुत मनाने वाला होगा। मैंने अस्पष्ट स्वर में कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैंने अभी तक एली को गैरेट के साथ अपनी असली डील के बारे में नहीं बताया था, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि मैं उसकी कभी न खत्म होने वाली चिढ़ाने वाली बातें नहीं सुनना चाहती थी। जब उसे पता चलेगा कि मैं जस्टिन का ध्यान खींचने के लिए कितनी बेताब हूँ। मुझे पता था कि आखिरकार मुझे उसे सच बताना पड़ेगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि मैं उस लड़के के साथ एक पार्टी में जा रही हूँ तो उसके पास ढेरों सवाल होंगे। लेकिन मुझे भरोसा था कि तब तक मैं कोई अच्छा सा बहाना बना लूँगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त के सामने भी स्वीकार करना बहुत शर्मनाक होता है। एली ने उत्सुकता से पूछा, वह तुम्हें कितना पैसा दे रहा है? एक मूर्ख की तरह मैंने पहला नंबर बोल दिया जो दिमाग में आया। मैंने कहा, $60। एली लगभग चिल्ला पड़ी, $60 प्रति घंटा? हे भगवान, ये तो पागलपन है। जब ये सब खत्म हो जाए तो तुम्हें मुझे एक बढ़िया स्टेक डिनर खिलाना पड़ेगा। मैंने मन ही मन कराते हुए सोचा, स्टेक डिनर? धत, वह तो मेरे लिए 3 शिफ्टों की कमाई के बराबर होगा। देखा, यही वजह है कि लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह हमेशा लौटकर काटता है। मैंने हल्के स्वर में कहा, जरूर, खैर मुझे जाना होगा। आज रात ट्रेसी की कार नहीं है, इसलिए मुझे कैब बुलानी पड़ेगी। कुछ घंटों में मिलते हैं। कैंपस की टैक्सी मुझे गैरेट के घर तक छोड़ गई और मैं इस तरह का इंतज़ाम कर चुकी थी कि मुझे ठीक 1.5 घंटे बाद वापस लेने आ जाए। गैरेट ने कहा था कि जब मैं पहुंचूं तो सीधे अंदर चली जाऊं, क्योंकि घर में कोई भी दरवाजे की घंटी या तेज़ टीवी या स्टीरियो की आवाज़ नहीं सुनता। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुई तो घर असामान्य रूप से शांत था। मैंने प्रवेश द्वार से आवाज़ लगाई, ग्राहम। ऊपर से उसकी दबाई हुई आवाज़ आई, ऊपर। मैं उसके बेडरूम में पहुंची। उसने स्वेट पैंट और सफ़ेद वाइफ बीटर पहन रखी थी, जो उसके पूरी तरह तराशे हुए बाइसेप्स और मजबूत फोर आर्म्स को खुलकर दिखा रही थी। मैं ये मानने से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसका शरीर आकर्षक था। वह बड़ा था, लेकिन भारी भरकम लाइनबैकर जैसा नहीं। लंबा, सधा हुआ और मांसल। उसकी बिना बाहों वाली शर्ट उसके दाहिने ऊपरी बाजू पर बने टैटू की साफ झलक दे रही थी। काली लपटें जो उसके कंधे तक मुड़ती हुई जाती थीं और फिर उसके बाइसेप के चारों ओर लिपट जाती थीं। मैंने कमरे में नज़र दौड़ाते हुए पूछा, अरे तुम्हारे रूममेट्स कहाँ हैं? गैरेट ने सूखे स्वर में जवाब दिया, आज शुक्रवार की रात है। तुम्हें क्या लगता है वे कहाँ होंगे? पार्टी कर रहे होंगे। वह फर्श पर रखे बैकपैक से क्लास की रीडिंग्स निकालते हुए कुछ उदास सा लग रहा था। गैरेट की ओर देखते हुए मैंने तंज कसा, और तुम पढ़ाई करना चुन रहे हो? समझ नहीं आ रहा कि मुझे प्रभावित होना चाहिए या तुम्हारे लिए दुख महसूस करना चाहिए। गैरेट ने सहजता से कहा, सीजन के दौरान मैं पार्टी नहीं करता वेल्सी। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। उसने बताया तो था, लेकिन मैंने सच में उस पर यकीन नहीं किया था। मेरा मतलब, ये लड़का हर रात पार्टी क्यों नहीं करता होगा? जरा इसे ही देख लो। ये जानलेवा खूबसूरत है और बीबर से भी ज्यादा लोकप्रिय। खैर, कम से कम उस दौर वाले बीबर से पहले, जब बीब्स पटरी से उतर गया था और अपने बेचारे बंदर को किसी विदेशी देश में छोड़ आया था।
हम दोनों बिस्तर पर बैठकर सीधे पढ़ाई में लग गए, लेकिन हर बार जब गैरेट किसी थ्योरी को पढ़ने के लिए कुछ मिनट लेता, मेरा दिमाग आज रात की रिहर्सल की तरफ भटक जाता। मेरे पेट में गुस्सा अब भी सुलग रहा था, और हालांकि ये मानने में मुझे शर्म आ रही थी, मेरा खराब मूड पढ़ाई के इस सत्र में भी घुस आया था। मैं जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा चिड़चिड़ी और कहीं ज़्यादा कठोर हो गई थी, खासकर जब गैरेट किसी बात का गलत मतलब निकालता। मैं बड़बड़ाई, ये इतना जटिल नहीं है, जब वह तीसरी बार भी मुख्य बात समझने से चूक गया। वह ये कह रहा है। गैरेट ने माथे पर झुंझलाहट की लकीरें डालते हुए बीच में टोका। ठीक है, समझ गया। मुझे काट खाने की ज़रूरत नहीं है विल्सी। मैंने पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। माफ़ करना। फिर खुद को संभालते हुए बोली, चलो अगले दार्शनिक पर चलते हैं। आखिर में फूको पर वापस आएंगे। गैरेट ने भौहें सिकोड़ लीं। हम कहीं नहीं जा रहे, तब तक नहीं जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि यहाँ आने के बाद से मेरा सिर क्यों खा रही हो। क्या हुआ? क्या लोवर बॉय ने क्वाड में तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया था या कुछ ऐसा? उसका व्यंग्य मेरे झुंझलाहट को और बढ़ा गया। मैंने तीखे स्वर में कहा, नहीं। गैरेट ने पूछा, क्या तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं? मैं झल्ला उठी। तुम सबसे बुरे हो, बस परो करोगे? गैरेट ने बाहें सीने पर बांध ली। मैं एक भी कमबख्त चीज़ नहीं पढ़ रहा। देखो, इस तुम्हारे मूड को ठीक करना आसान है। तुम्हें बस ये बताना है कि तुम क्यों नाराज हो, फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम बेवजह प्रतिक्रिया दे रही हो, और उसके बाद हम शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने गैरेट की जिद को कम आंका था, लेकिन सच कहूं तो मुझे बेहतर पता होना चाहिए था, क्योंकि मैं उसकी दृढ़ता का नमूना एक से ज़्यादा बार देख चुकी थी। मैं उससे बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन कैस की वजह से मेरे सिर पर जैसे कोई काला बादल मंडरा रहा था, और उससे पहले कि वह मुझे पूरी तरह निगल जाए, मुझे उस तूफानी ऊर्जा को बाहर निकालना था। मैं फट पड़ी। उसे एक कॉयर चाहिए। गैरेट ने पलकें झपकाईं। किसे कॉयर चाहिए? मैंने अंधेरे स्वर में कहा, मेरे बेवकूफ़ पार्टनर को। मैं कसम खाती हूं, अगर मुझे गिरफ्तार होने का डर न होता तो अभी उसका हाथ तोड़ देती और उसके उस घमंडी बेवकूफ़ चेहरे पर मुक्का जड़ देती। गैरेट ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए होंठ भींच लिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी को नीचे फेंकना सिखाऊं? मैं लगभग हाँ कहने वाली थी। सच में इस आदमी के साथ काम करना नामुमकिन है। वह शानदार है, लेकिन हर छोटी से छोटी बात में भी मीन मेख निकालता है। की टेम्पो अरेंजमेंट, यहाँ तक कि हम कौन से कपड़े पहनने वाले हैं उसमें भी। गैरेट ने पूछा, ठीक है, तो ये कॉयर वाला मामला क्या है? मैंने गुस्से से कहा, सीधे शब्दों में कैस चाहता है कि इस आखिरी कोर्स में हमारा साथ देने के लिए एक कॉयर हो, एक कमबख्त कॉयर। गैरेट, हम इस पीस की रिहर्सल हफ्तों से कर रहे हैं। इसे साधारण और संयमित होना था, सिर्फ हम दोनों की आवाज़ों को दिखाने के लिए, और अब अचानक वह इसे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन बनाना चाहता है। गैरेट ने सूखे स्वर में कहा, वह तो एक दीवा जैसा लग रहा है। मैंने दांत भींचते हुए कहा, वह पूरी तरह दीवा है। मैं उसका सिर नोचने के लिए तैयार हूं। मेरा गुस्सा इतना तीव्र था कि वह मेरे गले पर परत की तरह चढ़ गया और मेरे हाथ कांपने लगे। और फिर, जैसे इतना परेशान करना काफ़ी नहीं था, रिहर्सल खत्म होने से 2 मिनट पहले वह फैसला करता है कि हमें अरेंजमेंट बदल देना चाहिए। गैरेट ने पूछा, अरेंजमेंट में दिक्कत क्या है? मैंने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरेंजमेंट में कोई समस्या नहीं है। और मैरी जेन, वही लड़की जिसने वह कमबख्त गाना लिखा है, वह भी बैठी यही कह रही थी। मुझे नहीं पता कि वह कैसे डरती है, उससे प्यार करती है या भगवान जाने क्या, लेकिन वह बिल्कुल भी मददगार नहीं है। जैसे ही हमारी बहस शुरू होती है, वह एकदम चुप हो जाती है। गैरेट ने होंठ भींच लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी दादी गहरी सोच में डूब जाने पर किया करती हैं। ये अजीब तरह से प्यारा लगता है। हालांकि अगर मैंने उसे बता दिया कि उसने अभी मुझे मेरी दादी की याद दिलाई है, तो शायद वह मुझे मार ही डाले। मैंने अधीर होकर पूछा, क्या? जब वह कुछ नहीं बोला, तो आखिर उसने कहा, मैं वह गाना सुनना चाहता हूं। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। क्या? क्यों? गैरेट ने कंधे उचकाए। क्योंकि जिस पल से मैं तुमसे मिला हूं, तुम उसी के बारे में बकबक कर रही हो। मैंने तुरंत विरोध किया। मैंने पहली बार अभी इसका जिक्र किया है। उसने फिर वही लापरवाह हाथ हिलाने वाला इशारा किया, जिससे मुझे शक हुआ कि वह यह हर समय करता है। गैरेट ने कहा, खैर, मैं इसे सुनना चाहता हूँ।
अगर वह मैरी जेन वाली लड़की कोई ठोस आलोचना करने की हिम्मत नहीं रखती तो मैं करूँगा। फिर उसने कंधे उचकाए। शायद तुम्हारा डुएट पार्टनर, उसका नाम क्या था? मैंने जवाब दिया, कैस। गैरेट ने कहा, हो सकता है कैस सही हो और तुम इतनी जिद्दी हो कि ये देख नहीं पा रही हो। मैंने दृढ़ता से कहा, मुझ पर भरोसा करो, वह गलत है। गैरेट ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, फैसला मैं करूंगा। गाने के दोनों वर्जन मुझे सुनाओ, एक जैसा वह अभी है और दूसरा जैसा कैस चाहता है। फिर मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। तुम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती हो, है ना? मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या बजाती हूँ? गैरेट ने आंखें घुमाईं। इंस्ट्रूमेंट्स? मैंने कहा, ओह हाँ, बजाती हूँ। पियानो और गिटार। क्यों? गैरेट उठते हुए बोला, मैं अभी आया। वह कमरे से बाहर निकल गया और मुझे हॉल में उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दी, फिर किसी दरवाजे के खुलने की चरमराहट। कुछ देर बाद वह हाथ में एक अकूस्टिक गिटार लेकर लौटा। गैरेट ने समझाया, टक्का है, अगर तुम इसे बजाओगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने दांत भींचे। मैं तुम्हें कोई प्रेम गीत नहीं सुनाने वाली। गैरेट ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों नहीं? क्या तुम्हें शर्म आ रही है या कुछ ऐसा? मैंने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, बस मेरे पास इससे बेहतर काम है, जैसे तुम्हें तुम्हारे मिड टर्म में पास करवाना। गैरेट ने छेड़ते हुए कहा, हम पोस्ट मॉडर्निज्म से लगभग निपट चुके हैं। सारी मुश्किल चीज़ें अगले सेशन में शुरू होंगी। चलो, अभी हमारे पास समय है, मुझे सुनाओ। फिर उसने वह लड़कों वाली मुस्कान दिखाई, और धिक्कार है मुझे अगर उसका मुझ पर असर नहीं हुआ। वह सचमुच एक प्यारा लड़का है, और सिर्फ थोड़ा सा नहीं। वह लंबा, मजबूत शरीर वाला आदमी है जिसकी ठुड्डी हमेशा दृढ़ता से ऊपर उठी रहती है। उसकी चिढ़ाने वाली मुस्कानों के बावजूद मैं जानती थी कि अगर मैंने गाने से मना किया तो गैरेट पूरी रात मुझे परेशान करता रहेगा। मैंने गिटार लिया और उसे अपनी गोद में रखकर कुछ टेस्ट स्ट्रम्स किए। उसकी आवाज़ मेरे घर वाले अकूस्टिक गिटार से थोड़ी पतली थी, लेकिन ध्वनि शानदार थी। गैरेट बिस्तर पर चढ़ गया और तकियों के पहाड़ पर सिर टिकाकर लेट गया। मैंने आज तक किसी को इतने सारे तकियों के साथ सोते नहीं देखा। शायद उसके विशाल अहंकार को सहारा देने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती हो। मैंने कहा, ठीक है, अभी हम इसे ऐसे कर रहे हैं। कल्पना करो कि पहले कोर्स में तुम मेरे साथ शामिल हो रहे हो और फिर दूसरे वर्ष में गा रहे हो। मैं बहुत से ऐसे गायकों को जानती हूँ जो अजनबियों के सामने प्रस्तुति देने में बहुत शर्माते हैं, लेकिन मुझे कभी वह समस्या नहीं हुई। बचपन से ही संगीत मेरे लिए एक शरण स्थल रहा है। जब मैं गाती हूँ दुनिया गायब हो जाती है, बस मैं रह जाती हूँ, संगीत रह जाता है, और एक गहरी शांति का एहसास जिसे मैं कहीं और कभी नहीं पा सकी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। मैंने एक गहरी सांस ली, शुरुआती कॉर्ड्स बजाए और गाना शुरू कर दिया। मैं गैरेट की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाती, क्योंकि मैं पहले ही कहीं और खो चुकी हूँ, धुन और शब्दों में पूरी तरह डूबी हुई, अपनी आवाज़ की गूंज और गिटार की अनुगूंज पर केंद्रित। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। सच में ये डरावनी खूबसूरती से भरा हुआ है, और कैस की समृद्ध बैरिटोन आवाज़ के बिना भी जो मेरी आवाज़ का साथ देती है, ये फिर भी उतना ही प्रभाव छोड़ता है। वही दिल को मरोड़ देने वाला एहसास जो एमजे ने इसके बोलों में उड़ेल दिया था। लगभग तुरंत ही मेरा दिमाग साफ हो जाता है और मेरा दिल हल्का महसूस करने लगता है। मैं फिर से पूरी हो जाती हूँ, क्योंकि संगीत हमेशा मेरे साथ यही करता है, ठीक वैसे ही जैसे उस हादसे के बाद किया था। जब भी चीज़ें बहुत भारी या बहुत दर्दनाक हो जाती थीं, मैं पियानो के पास चली जाती या अपना गिटार उठा लेती, और मुझे पता चल जाता कि खुशी मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। वह हमेशा मेरे भीतर मौजूद रहती थी, हमेशा उपलब्ध, जब तक मैं गा सकती थी। कई मिनट बाद आखिरी सुर हवा में ऐसे तैरता रह जाता है जैसे किसी मीठे इत्र की हल्की सी महक, और मैं वर्तमान में लौट आती हूँ। मैं गैरेट की ओर मुड़ती हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या उम्मीद कर रही थी, तारीफ, मजाक, लेकिन मैंने खामोशी की उम्मीद नहीं की थी। मैं झिझकते हुए पूछती हूँ, क्या तुम कैस वाला वर्जन सुनना चाहोगे? वह सिर हिला देता है, बस इतना ही, सिर का एक छोटा सा इशारा और कुछ नहीं। उसका गंभीर चेहरा मुझे बेचैन कर देता है, इसलिए इस बार मैं आंखें बंद कर लेती हूँ जब मैं उस हिस्से पर पहुँचती हूँ जहाँ कैस का मानना है कि मुझे एक दूसरा कोर्स जोड़ना चाहिए। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं पक्षपाती हूँ जब मैं कहती हूँ कि मैं मूल संस्करण को पसंद करती हूँ।
ये दूसरा संस्करण खिंचता चला जाता है और अतिरिक्त कोर्स कुछ ज्यादा ही लगता है। मेरी हैरानी की बात यह है कि खत्म होने के बाद गैरेट मुझसे सहमत हो जाता है। गैरेट तुरंत कहता है, यह मुझे भी पसंद नहीं आया। मैं उत्साहित होकर कहती हूँ, मुझे पता था, है ना? मुझे राहत महसूस होती है कि उसने मेरी चिंताओं को सही साबित कर दिया, और भगवान जाने मैं कैसे इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकती। गैरेट सिर हिलाते हुए कहता है, और उस कॉयर को भूल जाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कमबख्त, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कैस की भी ज़रूरत है। वह आश्चर्य से सिर हिलाता है। तुम्हारी आवाज़ कमाल की है, सचमुच खूबसूरत। मेरे गाल गर्म हो उठते हैं। मैं धीमे से पूछती हूँ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? उसके चेहरे की गंभीरता बता देती है कि वह पूरी तरह गंभीर है। गैरेट आदेश देने वाले अंदाज में कहता है, कुछ और बजाओ। मैं हिचकिचाकर पूछती हूँ, क्या सुनना चाहते हो? गैरेट तुरंत जवाब देता है, कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज़ की तीव्रता मुझे चौंका देती है, उसकी धूसर आंखों में चमकती भावना भी। मैं बस तुम्हें फिर से गाते हुए सुनना चाहता हूँ। वाह, ठीक है। पूरी जिंदगी लोग मुझसे कहते आए हैं कि मैं प्रतिभाशाली हूँ, लेकिन मेरे माता पिता के अलावा किसी ने भी कभी मुझसे उनके लिए गाने की विनती नहीं की। गैरेट नरम आवाज़ में कहता है, प्लीज़। तो मैं गाती हूँ। इस बार एक मौलिक रचना, हालांकि वह अभी भी अधूरी है। फिर मैं दूसरी धुन गाने लगती हूँ। मैं स्टैंड बाय मी गाती हूँ। ये मेरी माँ का पसंदीदा गाना है, वही जो मैं हर साल उनके जन्मदिन पर उनके लिए गाती हूँ, और उसकी याद मुझे फिर से उसी शांत जगह पर ले जाती है। गाने के बीच में ही गैरेट की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। मैं उसके सीने का नियमित उतार चढ़ाव देखती हूँ, उसकी सांसों की धीमी आवाज़ सुनती हूँ, जो गीत के पीछे छिपी भावनाओं से जुड़ी हुई लगती है। फिर मेरी नज़र उसके चेहरे पर जाती है, और मुझे उसकी ठुड्डी के पास एक छोटा सा सफ़ेद निशान दिखाई देता है, जिसके ऊपर हल्की दाढ़ी की छाया है। मैं सोचती हूँ, उसे यह कैसे मिला होगा? हॉकी? कोई दुर्घटना जब वह बच्चा था? पूरे गाने के दौरान उसकी आंखें बंद रहती हैं, और जब मैं आखिरी सुर को हवा में घुल जाने देती हूँ तो तय कर लेती हूँ कि वह सो चुका है। मैं गिटार नीचे रख देती हूँ, लेकिन बिस्तर से उठने से पहले ही गैरेट की आंखें खुल जाती हैं। मैं निगलते हुए कहती हूँ, ओह, तुम जाग रहे हो। फिर थोड़ा झेंप कर जोड़ती हूँ, मुझे लगा था तुम सो गए हो। वह बैठ जाता है, उसकी आवाज़ में साफ साफ हैरानी झलक रही है। गैरेट पूछता है, तुमने गाना सीख कहाँ से लिया? मैं अटपटेपन से कंधे उचकाती हूँ। कैस के विपरीत, मैं अपनी तारीफें सुनने में बहुत असहज महसूस करती हूँ। मैं कहती हूँ, मुझे नहीं पता, यह बस ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा से कर पाती हूँ। गैरेट फिर पूछता है, क्या तुमने कभी ट्रेनिंग ली थी? मैं सिर हिलाकर नहीं कह देती हूँ। गैरेट ने पूछा, तो तुम बस एक दिन उठी, मुंह खोला और यह सब बाहर आ गया? मेरे होंठों से हंसी निकल गई। तुम बिल्कुल मेरे माता पिता जैसे लग रहे हो। वे कहा करते थे कि अस्पताल में कोई गड़बड़ हो गई होगी और वे मुझे गलत बच्ची उठाकर ले आए। मेरे परिवार में हर कोई बेसुरा है। वे आज तक समझ नहीं पाए कि मुझे संगीत वाला जीन कहाँ से मिला। मैंने मजाक में कहा, मुझे तुमसे एक ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए, ताकि जब तुम ग्रैमीज जीतने लगो तो मैं उसे बेचकर करोड़ों कमा सकूं और आराम से जी सकूं। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। यह म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत कठोर है यार। जहां तक मेरा सवाल है, अगर मैं इसमें करियर बनाने की कोशिश करूंगा तो शायद बुरी तरह गिरूंगा। गैरेट ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, तुम ऐसा नहीं करोगी। और एक बात तो है, मुझता है कि कैस जैसे आदमी के साथ गाने का फैसला करके तुम गलती कर रही हो। सच में, अगर तुम वहां अकेली स्पॉटलाइट में खड़ी होकर वैसे ही गाओ जैसी अभी गा रही थी, तो पूरे ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने सोचा, शायद गैरेट सही कह रहा है। कम से कम रोंगटे खड़े होने वाली बात छोड़ दें तो शायद कैस के साथ जोड़ी बनाने का फैसला सचमुच गलती था। मैंने धीरे से कहा, खैर, अब तो मैं पहले ही इसके लिए प्रतिबद्ध हो चुकी हूं। गैरेट ने सुझाव दिया, तुम अब भी पीछे हट सकती हो। मैंने सिर हिलाया। गैरेट बोला, मैं बस कह रहा हूं, अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो तुम्हारे पास किसी और के साथ टीम बनाने का समय है। अगर बहुत देर कर दोगी तो फंस जाओगी। मैंने उसे चुनौती भरी नज़र से देखा। अगर तुम्हारी टीम तुम पर भरोसा कर रही होती तो क्या तुम उन्हें बीच में छोड़ देते? उसने बिना झिझक जवाब दिया, कभी नहीं।
मैंने पूछा, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? गैरेट ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि कैस तुम्हारा टीममेट नहीं है, और जितना मैंने सुना है वह तुम्हारे खिलाफ ज्यादा काम कर रहा है, तुम्हारे साथ कम। एक बार फिर मुझे लगा कि शायद वह सही है, लेकिन अब बदलाव करने में बहुत देर हो चुकी थी। मैं इस सौदे के लिए हाँ कह चुकी थी और अब मुझे इसे निभाना था। मैंने आ भरते हुए कहा, मुझे उसके साथ गाना ही होगा और मेरे लिए अपनी बात का मतलब होता है। मैंने घड़ी की तरफ देखा और गाली बक दी। मुझे जाना होगा, मेरी लड़कियां शायद मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं बिस्तर से उतर खड़ी हुई। बस पहले वॉशरूम होकर आती हूँ, गैरेट ने मुस्कुराकर कहा। आराम से, मैं यहीं हूँ। कुछ मिनट बाद जब मैं बाथरूम से लौटी तो गैरेट के चेहरे पर दुनिया का सबसे मासूम भाव था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे तुरंत उस पर शक हो गया। मैंने कमरे में बिखरी किताबों, नोट्स और उसके फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन पहली नज़र में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। मैंने संदेह से पूछा, तुमने क्या किया है? गैरेट ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर उसने जोड़ दिया, वैसे कल रात मेरा एक गेम है, इसलिए हमारा अगला स्टडी सेशन रविवार को करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने धीरे से कहा, ज़रूर। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वह कुछ न कुछ कर चुका है। और सचमुच कुछ ही मिनट बाद जब मैं अपने डॉर्म पहुंची तो मेरी सारी शंकाएं सही साबित हो गईं। मेरे फ़ोन पर गैरेट का एक मैसेज आया। मैंने मैसेज खोला और जो देखा उससे मेरा दिल बैठ गया। ये समझने में मुझे बस 1 सेकंड लगा कि क्या हुआ था, और उसी पल मैं पूरी तरह शर्म से मर जाने की स्थिति में पहुंच गई। उस बेवकूफ़ ने मेरे फ़ोन से खुद को मैसेज भेज दिया था। मैं अपने आप से बड़बड़ाती हुई मैसेज पढ़ने लगी, तभी एली कमरे में घुस आई। एली ने पूछा, तुम किस पर मुस्कुरा रही हो? वह अपने हाथ में कोई स्नैक लिए हुए थी और फिर लगभग उसे मुंह से गिरा ही बैठी। हे भगवान, क्या वह जस्टिन है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ गैरेट है, हमेशा की तरह परेशान कर रहा है। एली की आंखें फैल गईं। रुक, तुम दोनों अब दोस्त हो गए हो। मैं जवाब देने ही वाली थी कि रुक गई। इनकार मेरे होंठों तक आया, लेकिन उसे बोलना गलत लगा। जब मैंने याद किया कि गैरेट ने पिछले 1 घंटे में क्या किया था, कैस के बारे में मेरी शिकायतें सुनना, मेरे साथ गाना गाना और मुझे किसी ट्रिक करने वाले जोकर की तरह सेरेनेड करना, तो मुझे मानना पड़ा कि जितना भी असहनीय वह कभी कभी हो सकता है, गैरेट ग्राहम उतना बुरा नहीं था जितना मैं समझती थी। इसलिए मैंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ, शायद हम दोस्त हैं। अध्याय 9। गैरेट ग्रेग ब्रैक्सटन एक जानवर है। मैं 6 फुट 5 इंच लंबे, 220 पाउंड के खालिस ताकतवर इंसान की बात कर रहा हूँ, जिसके पास ऐसी रफ्तार और सटीकता है जो एक दिन उसे NHL टीम के साथ शानदार कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाली है। खैर, बशर्ते लीग उस समय को नज़रअंदाज करने को तैयार हो जो वह पेनल्टी बॉक्स में बिताता है। यह दूसरा पीरियड है और ब्रैक्सटन पहले ही 3 पेनल्टी ले चुका है, जिनमें से एक की वजह से लोगन को गोल करने का मौका मिला। लोगन पेनल्टी बॉक्स के पास से स्केट करता हुआ गुजरा और ब्रैक्सटन को एक घमंडी सी छोटी लहराकर सलामी दे गया। बड़ी गलती, क्योंकि अब ब्रैक्सटन वापस बर्फ पर आ चुका है और उसके मन में बदला लेने की आग जल रही है। वह मुझे प्लेक्सीग्लास से इतनी जोर से दे मारता है कि मेरे शरीर की हर हड्डी हिल जाती है, लेकिन किस्मत से मैं पास दे देता हूँ और अपने दिमाग की चकराहट को झटक कर समय रहते देख पाता हूँ कि टक सेंट एंथनी के गोलकीपर के पास से एक शानदार रिस्ट शॉट निकाल देता है। स्कोरबोर्ड जगमगा उठता है और भीड़ की कराहें और हूटिंग भी मेरी नसों में दौड़ रही जीत की भावना को कम नहीं कर पाती। अवे गेम्स कभी होम गेम्स जितने रोमांचक नहीं होते, लेकिन मैं भीड़ की ऊर्जा से ही ताकत लेता हूँ, चाहे वह नकारात्मक ही क्यों न हो। जब बजर पीरियड खत्म होने का संकेत देता है तो हम दोनों बजोत की बढ़त के साथ लॉकर रूम की ओर। सब लोग 2 पीरियड तक विपक्ष को गोल न करने देने की खुशी में डूबे हुए हैं, लेकिन कोच जेनसन हमें जश्न मनाने नहीं देते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे हैं, वह कभी हमें यह भूलने नहीं देते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। डी लॉरेंटिस, कोच जेनसन डीन पर चिल्लाते हैं, तुम नंबर 34 को तुम्हें चिथड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर फेंकने दे रहे हो और तुम, कोच, हमारे 1 सेकंड ईयर डिफेंडर को घूरते हैं। तुमने उन्हें 2 ब्रेक अवे दे दिए। तुम्हारा काम उन हरामियों पर छाई बनकर रहना है। क्या तुमने देखा था कि पीरियड की शुरुआत में लोगन ने कैसी टक्कर मारी थी?
मैं तुमसे भी वैसा ही फिजिकल खेल चाहता हूँ अब, और ये कमजोर सी हिप चेक्स नहीं। उन्हें ऐसे मारो जैसे सच में मतलब हो लड़के। जैसे ही कोच लॉकर रूम के दूसरे छोर पर और लोगों की क्लास लेने के लिए बढ़ते हैं, लोगन और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। जेनसन पूरी तरह सख्त इंसान है, लेकिन अपने काम में कमाल के हैं। जहां तारीफ बनती है वहां वह तारीफ करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वह हमें हमारी हद तक धकेलते हैं और बेहतर बनाते हैं। वो टक्कर बहुत बेरहम थी। टक हमदर्दी भरी नज़र से मुझे देखते हुए कहता है, जबकि मैं सावधानी से अपनी जर्सी उठाकर अपने बाएं हिस्से को देखता हूँ। ब्रैक्सटन ने सचमुच मेरी धुनाई कर दी थी और मैं पहले ही अपनी त्वचा पर नीले पड़ते निशान को उभरता देख सकता हूँ। कमाल का बड़ा नीला दाग पड़ेगा। मैं बच जाऊंगा। मैं कंधे उचकाकर जवाब देता हूँ। कोच ताली बजाकर संकेत देते हैं कि अब वापस बर्फ पर लौटने का समय है और हम सुरंग से बाहर निकलते हुए अपने स्केट गार्ड उतार देते हैं। जब मैं खिलाड़ियों की बेंच की ओर बढ़ता हूं तो मुझे उसकी निगाहें अपने ऊपर महसूस होती हैं। मैं उसे खोजने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि अगर करूंगा तो क्या देखूंगा। मेरे पिता। दर्शक दीर्घा की सबसे ऊपरी सीट पर अपने हमेशा वाले स्थान पर बैठे हुए। उनकी रेंजर्स कैप आंखों पर झुकी हुई है और होंठ एक कसी हुई रेखा में दबे हुए हैं। सेंट एंथनी का कैंपस ब्रायर से ज्यादा दूर नहीं है, जिसका मतलब है कि मेरे पिता को यहां आने के लिए बोस्टन से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी होगी। लेकिन अगर हम सदी के सबसे बड़े बर्फीले तूफान के बीच किसी वीकेंड टूर्नामेंट में कई घंटे दूर भी खेल रहे होते, तब भी वह वहां होते। मेरा बूढ़ा आदमी कभी कोई मैच नहीं छोड़ता। फिल ग्राहम, हॉकी का दिग्गज और गर्वित पिता। हाँ, कम वक्त सही। मुझे अच्छी तरह पता है कि वह मेरे मैच देखने नहीं आता। वह खुद का एक विस्तार खेलते हुए देखने आता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मैं पूरी तरह निकमा निकला होता तो क्या होता। अगर मैं स्केट न काता, अगर मैं शॉट न मार पाता, अगर मैं बड़ा होकर किसी दुबले पतले डंडे जैसा लड़का बनता जिसकी कोऑर्डिनेशन एक टिश्यू बॉक्स जितनी होती, या फिर अगर मेरी दिलचस्पी कला, संगीत या केमिकल इंजीनियरिंग में होती। वह शायद हार्ट अटैक से मर जाता, या फिर शायद मेरी मां को मना लेता कि मुझे गोद देने के लिए छोड़ दे। मैं अपने साथियों के बीच जाकर बैठते हुए कड़वाहट का खट्टा स्वाद दिमाग से निकाल दो, वह महत्वपूर्ण नहीं है। यही बात मैं खुद को हर बार याद दिलाता हूं जब मैं उस दीवार को पार करके बर्फ पर स्केट से टिकाता हूं। फिल ग्राहम अब मेले मेरा पिता होना छोड़ चुका है। समस्या यह है कि मेरा यह मंत्र चूक नहीं है। मैं उसे अपने दिमाग से निकाल सकता हूँ, हाँ, और वह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कमबख्त हाँ है, लेकिन वह यहाँ है। वह हमेशा यहीं रहता है। धिक्कार है। तीसरा पीरियड शुरू होता है। सेंट एंथनी अपनी जान लगाकर खेल रहा है, शर्मनाक हार से बचने के लिए बेताब। शुरुआत से ही सिम्स पर लगातार दबाव बना हुआ है, जबकि लोगन और हॉलिस हमारी शुरुआती लाइन को रोकने के लिए जी जान से भिड़े हुए हैं। मेरे चेहरे और गर्दन से पसीना बह रहा है, जबकि मेरी लाइन, मैं, डक और एक सीनियर जिसे सब बर्डी कहते हैं, आक्रमण पर निकलते हैं। सेंट एंथनी की डिफेंस मजाक है। उनके डिफेंडर अपने फॉरवर्ड्स पर भरोसा करते हैं कि वे गोल करेंगे और उनका गोलकीपर उन्हें बचा लेगा, इसलिए वे अपने ही जोन में बहुत भीतर घुस जाते हैं। लोगन हमारे नेट के पीछे ब्रैक्सटन से उलझा हुआ है और हमारे सेंटर पर कब्जा जमाए हुए है। उसका पास बर्डी तक पहुंचता है, जो बिजली जैसी रफ्तार से ब्लू लाइन की ओर दौड़ रहा है। बर्डी पक को टक्कर तक फ्लिक करता है और हम तीनों अचानक दुश्मन के इलाके में एडमैन रश पर पहुंच जाते हैं। उस बेचारे डिफेंडर पर टूट पड़ते हैं, जिसे अंदाजा भी नहीं कि उसे क्या लगने वाला है। पक मेरी दिशा में उड़ती है और भीड़ की दहाड़ मेरे खून में दौड़ जाती है। ब्रैक्सटन मेरे पीछे बर्फ चीरता हुआ आ रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं पक टक की ओर छोड़ देता हूं, फिर ब्रैक्सटन को जोरदार हिप चेक मारता हूं, जबकि मेरा साथी गोलकीपर को बाहर खींच लेता है, शॉट का झांसा देता है और फिर वन टाइमर के लिए पक वापस मेरी ओर सरका देता है। मेरा शॉट सीधा नेट में घुस जाता है और घड़ी खत्म हो जाती है। हम सेंट एंथनी को 3-0 से हरा देते हैं। तीसरे पीरियड के बाद जब हम लॉकर रूम में लौटते हैं तो कोच भी अच्छे मूड में हैं। हमने दूसरी टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया, ब्रैक्सटन जैसे राक्षस को रोक दिया और अपने रिकॉर्ड में एक और जीत जोड़ ली। सीजन अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन हम सबकी आंखों में चैंपियनशिप तैर रही है।
लोगन मेरे बगल वाली बेंच पर धम से बैठ जाता है और अपने स्केट्स खोलने लगता है। लोगन ने बेहद सामान्य लहजे में पूछा, तो उस ट्यूटर का क्या मामला है? उसकी आवाज़ बिल्कुल कैजुअल लगती है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं और उस सवाल में कुछ भी कैजुअल नहीं है। मैंने भौं उठाई। वेल्सी, उसके बारे में क्या? लोगन ने सहजता से पूछा। वो सिंगल है? यह सवाल मुझे चौंका देता है। लोगन आमतौर पर उन लड़कियों की ओर आकर्षित होता है जो बहुत पतली हो, बहुत मीठी हो, जिनके शरीर पर अंतहीन कर्व्स हो और जिनमें ढेर सारी नखरेबाजी हो। हैना उन दोनों में से किसी भी श्रेणी में फिट नहीं बैठती। मैंने सावधानी से जवाब दिया, हाँ। क्यों? वह फिर कंधे उचकाता है, पूरा का पूरा कैजुअल अंदाज। और फिर भी मैं उसके आर पार देख सकता हूँ। तो वह रुकता है। क्या तुम उसके साथ कुछ चला रहे हो? नहीं, और तुम भी नहीं चलाओगे। उसकी नज़र किसी कमीने पर टिकी हुई है। क्या दोनों साथ हैं? ना। तो फिर वो फेयर गेम नहीं हुई। मैं तन जाता हूँ, बस थोड़ा सा, और मुझे नहीं लगता कि लोगन ने नोटिस किया होगा। खुशकिस्मती से हमारा गोलकीपर और टीम का जादूगर केनी सिम्स वहां आ टपकता है और बातचीत का अंत कर देता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अचानक इतना सतर्क क्यों हो गया हूं। मैं हैना को उस नज़र से नहीं देखता, लेकिन उसके और लोगन के हुकअप करने का ख्याल मुझे बेचैन कर देता है। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि लोगन कितना बड़ा आवारा है। मैं गिन भी नहीं सकता कि कितनी बार मैंने किसी लड़की को शर्म से चेहरा झुकाए उसके बेडरूम से बाहर निकलते देखा है। हैना को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए कल्पना करना, उसके होंठ सेक्स से सूजे हुए और बाल बिखरे हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन ये तस्वीर मुझे चिढ़ा देती है। लेकिन मुझे ये पसंद भी नहीं कि वह किसी और के साथ हो। वह मुझे हमेशा चौकन्ना रखती है, और कल रात जब मैंने उसे गाते हुए सुना, मैंने अमेरिकन आइडल पर लोगों को पिच और टोन जैसे शब्द इस्तेमाल करते हुए सुना है, लेकिन मैं नहीं। मुझे गायन के तकनीकी पहलुओं के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हैना की उस भर्राई गहरी आवाज़ ने मेरे पूरे शरीर में कमबख्त सिहरन दौड़ा दी थी। मैं शॉवर लेते समय हैना से जुड़े सारे ख्याल अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ। बाकी सब लोग जीत के नशे में डूबे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए रात का सबसे बुरा हिस्सा अभी बाकी है। जीतें या हारें, मुझे पता है कि जब टीम बस की ओर जाएगी तो मेरे पिता पार्किंग लॉट में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं एरिना से बाहर निकलता हूँ। मेरे बाल अभी भी शॉवर से गीले हैं और हॉकी बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ है। और जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़ा वहीं खड़ा है, कारों की एक कतार के पास। उसकी नीली जैकेट गले तक जिप की हुई है और उसकी टोपी उसकी आंखों पर झुकी हुई है। लोगन और बर्डी मेरे दोनों तरफ चल रहे हैं और हमारी जीत के बारे में शेखी बघार रहे हैं, लेकिन जैसे ही बर्डी मेरे पिता को देखता है, वह अचानक रुक जाता है। तू जाकर हेलो नहीं बोलेगा? वह बुदबुदाता है। मैं उसकी आवाज़ में छिपा उत्साह नहीं चुकता। मेरे साथी कभी समझ नहीं पाए कि मैं पूरी दुनिया को यह बताकर क्यों नहीं घूमता कि फिल ग्राहम मेरा पिता है। उनकी नज़र में यह बहुत बड़ी बात है, और शायद इससे मैं किसी देवता का आधा अवतार बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रायर में उसके साथ रहने का सौभाग्य मिला है। वे पहले मुझसे उसके ऑटोग्राफ के लिए परेशान किया करते थे, लेकिन मैंने उन्हें कोई कहानी सुना दी थी कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा निजी स्वभाव के हैं, और खुशकिस्मती से उन्होंने मुझे उससे मिलवाने के लिए तंग करना छोड़ दिया। नहीं, मैं सपाट स्वर में कहता हूँ। मैं बस की ओर बढ़ता रहता हूँ। बूढ़े आदमी के पास से गुजरते हुए बस हल्का सा सिर मोड़ता हूँ। एक पल के लिए हमारी नज़रें मिलती हैं, और वह मेरी तरफ सिर हिलाता है, बस एक छोटा सा इशारा। फिर वह मुड़ जाता है और अपनी चमचमाती सिल्वर एसयूवी की ओर बढ़ जाता है। हमेशा की तरह वही पुरानी दिनचर्या। अगर हम जीते हैं तो मुझे सिर हिलाकर एक स्वीकृति मिलती है, अगर हारते हैं तो कुछ भी नहीं। जब मैं छोटा था तब कम से कम हार के बाद वह पिता होने का दिखावा तो कर लेता था। हौसला बढ़ाने वाली नकली मुस्कान या पीठ पर दिलासा देने वाली थपकी अगर कोई देख रहा होता। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते, उसके असली तेवर सामने आ जाते। मैं अपने साथियों के साथ बस में चढ़ता हूँ और राहत की सांस लेता हूँ जब ड्राइवर पार्किंग लॉट से बस निकाल देता है और मेरे पिता रियर व्यू मिरर में पीछे छूट जाते हैं। अचानक मुझे एहसास होता है कि इथिक्स की परीक्षा का क्या नतीजा आता है। उसके आधार पर हो सकता है मैं अगले वीकेंड खेल ही न पाऊँ,
और बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उससे खुश नहीं होगा। अच्छी बात है कि मुझे उसकी सोच की जरा भी परवाह नहीं है। डेथ है ना, मेरी माँ हर रविवार सुबह हमारी साप्ताहिक फ़ोन कॉल के लिए फ़ोन करती हैं, जिसका मैं पूरे हफ्ते इंतज़ार करती हूँ। हफ्ते के दौरान हमें बात करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि मैं पूरे दिन क्लास में होती हूँ, शाम को रिहर्सल करती हूँ, और जब तक माँ किराने की दुकान पर अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करती हैं, तब तक वे थक कर सो चुकी होती हैं। मैसाचुसेट्स में रहने की सबसे बुरी बात यह नहीं है कि मैं अपने माता पिता को नहीं देख पाती। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, लेकिन साथ ही मुझे रैनसम, इंडियाना से बहुत दूर जाना ज़रूरी था। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद मैं सिर्फ एक बार वापस गई हूँ, और उस यात्रा के बाद हम सभी इस बात पर सहमत हो गए थे कि अगर मैं दोबारा घर ना आऊँ तो बेहतर होगा। मेरी आंटी और अंकल फिलाडेल्फिया में रहते हैं, इसलिए मेरे माता पिता और मैं थैंक्सगिविंग और क्रिसमस वहीं साथ मनाते हैं। बाकी समय मैं उनसे फ़ोन पर बात करती हूँ, या फिर अगर किस्मत अच्छी रही तो वे मुझे मिलने आने लायक कुछ पैसे जोड़ पाते हैं। ये कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है, लेकिन वे समझते हैं कि मैं घर क्यों नहीं आ सकती, और मैं समझती हूँ कि वे यहाँ से क्यों नहीं जा सकते। मैं जानती हूँ कि इसके लिए उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसकी भरपाई करने की कोशिश करती रहूंगी। माँ ने प्यार भरे स्वर में कहा, हेलो स्वीटी। हन्ना ने जवाब दिया, हाय माँ। वह अब भी बिस्तर में थी, कंबल में सिमटी हुई, और छत की तरफ घूर रही थी। माँ ने उत्सुकता से पूछा, एथिक्स के मिड टर्म में तुम्हारा कैसा रहा? हन्ना ने जवाब दिया, मुझे ए मिला। माँ ने खुशी से कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। देखा, मैंने कहा था ना कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हन्ना ने आधी हंसी और आधी शिकायत के साथ कहा, मुझ पर भरोसा करो, ज़रूरत थी। आधी क्लास फेल हो गई। वह करवट बदलकर फ़ोन को अपने कंधे और कान के बीच टिका लेती है। फिर उसने पूछा, पापा कैसे हैं? माँ ने जवाब दिया, वो ठीक हैं। फिर वह थोड़ी देर के लिए रुकी। उन्होंने मिल में कुछ अतिरिक्त शिफ्ट्स भी कर ली हैं, लेकिन हन्ना का पूरा शरीर तनाव से भर गया। उसने चिंतित होकर पूछा, लेकिन क्या? माँ ने अफसोस भरे स्वर में कहा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हम इस बार थैंक्सगिविंग पर आंटी निकोल के घर जा पाएंगे स्वीटी। उनकी आवाज़ में मौजूद दर्द और पछतावा हन्ना को किसी चाकू की तरह चीर गया। उसकी आंखों में आंसू चुभने लगे, लेकिन उसने उन्हें झपकाकर वापस रोक लिया। माँ ने समझाते हुए कहा, तुम जानती हो कि हमें छत की लीकेज ठीक करवानी पड़ी थी, और हमारी बचत का बड़ा हिस्सा उसी में चला गया। हमारे पास हवाई टिकटों के लिए पैसे नहीं हैं। हन्ना ने कमज़ोर स्वर में पूछा, तुम लोग ड्राइव करके क्यों नहीं आते? फिर उसने खुद ही बुदबुदाते हुए कहा, इतना भी लंबा रास्ता नहीं है। ओह, सिर्फ 15 घंटे की ड्राइव, बिल्कुल भी लंबी नहीं। माँ ने व्यावहारिक स्वर में कहा, अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम्हारे पिता को और छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, और वे उन घंटों की कमाई छोड़ नहीं सकते। हन्ना ने आंसुओं को रोकने के लिए अपना निचला होंठ काट लिया। शायद मैं। उसने मन ही मन जल्दी जल्दी हिसाब लगाया कि उसकी बचत में कितने पैसे हैं। फिलाडेल्फिया के लिए 3 हवाई टिकट खरीदने जितने तो निश्चित रूप से नहीं, लेकिन रैनसम के लिए एक टिकट खरीदने जितने ज़रूर हैं। हन्ना ने फुसफुसाकर कहा, मैं घर आ सकती हूँ। माँ ने तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है हन्ना। हन्ना ने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, यह सिर्फ एक वीकेंड के लिए है। वह माँ को नहीं, खुद को मनाने की कोशिश कर रही थी। घर वापस जाने के विचार से जो घबराहट उसके गले तक पंजे गड़ाकर चढ़ रही थी, वह उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। हमें शहर में जाकर किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं बस घर पर आपके और पापा के साथ रह सकती हूँ। कुछ देर तक फिर से खामोशी छा गई। आखिरकार माँ ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में यही चाहती हो? फिर उन्होंने प्यार से कहा, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम खुले दिल से तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम ये जानती हो स्वीटी। लेकिन अगर तुम इसमें 100% भी सहज महसूस नहीं करती, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ब्रायर में ही रहो। मैं कभी भी रैनसम में सहज महसूस कर पाऊंगी, इस बात को लेकर मुझे खुद यकीन नहीं है। वहां लौटने पर मुझे हमेशा एक बहिष्कृत इंसान जैसा महसूस होता है। दरअसल जिस एक बार मैं वहां मिलने वापस गई थी, उसी दौरान मेरे पिता को मारपीट के आरोप में जेल जाना पड़ा था।
इसलिए वापस जाना मेरे लिए लगभग उतना ही आकर्षक है जितना अपनी ही बाँह काटकर उसे भेड़ियों के सामने फेंक देना। लेकिन मेरी चुप्पी, चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, मेरी माँ के लिए जवाब देने के लिए काफी थी। माँ ने दुख भरे स्वर में कहा, तुम वापस नहीं आ रही हो। फिर उन्होंने धीमे से कहा, मैं तुम्हें थैंक्सगिविंग पर देखना बहुत पसंद करती और तुम्हारे पिताजी भी, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों को अपनी खुशियों से पहले रखूंगी हन्ना। उनकी आवाज़ टूटने लगी। यह पहले ही काफ़ी बुरा है कि हम अब भी इस मनहूस शहर में रह रहे हैं। तुम्हारे लिए यहाँ दोबारा कदम रखने की कोई वजह नहीं है। हाँ, मेरे लिए ऐसा करने की कोई वजह नहीं है, सिवाय मेरे माता पिता के, उन लोगों के जिन्होंने मुझे पाला है, जो मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, जिन्होंने मेरी जिंदगी के सबसे भयावह अनुभव के दौरान मेरा साथ नहीं छोड़ा, और जो अब एक ऐसी जगह फांसे हुए हैं जहां हर कोई उनसे मेरी वजह से नफरत करता है। हे भगवान, मैं चाहती हूं कि वे उस शहर से आज़ाद हो जाएं। मुझे इस बात का इतना अपराध बोध होता है कि वे वहां से जा नहीं पा रहे, और उससे भी ज्यादा इस बात का कि मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वे वहां से जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह बैठ चुकी है और घर छोटा करने के लिए नया घर लेने का सवाल ही नहीं उठता। कानूनी फीस चुकाने के लिए जो दूसरा मॉर्गेज उन्होंने लिया था, उसकी वजह से अगर वे अभी घर बेचने की कोशिश करें तो लगभग दिवालिया हो जाएंगे। और हालांकि पापा जो मरम्मत और नवीनीकरण कर रहे हैं, उससे घर की कीमत बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल उसमें उनका पैसा ही खर्च हो रहा है। मैं अपने गले में अटकी गांठ को निगलती हूँ और मन ही मन कामना करती हूँ कि हालात कुछ और होते। हन्ना ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपको वह पैसे भेज दूंगी जो मैंने बचा कर रखे हैं। फिर उसने आग्रह करते हुए कहा, आप उन्हें मॉर्गेज में लगा सकती हैं। इस बात से कि माँ ने तुरंत विरोध नहीं किया, मुझे समझ आ गया कि उनकी आर्थिक हालत उससे भी खराब है जितनी वे मुझे दिखा रही थीं। हन्ना ने आगे कहा, और अगर मुझे शोकेस स्कॉलरशिप मिल गई तो अगले साल मैं अपने रहने और खाने का पूरा खर्च खुद उठा सकूंगी, इसलिए आपको और पापा को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि इससे उन्हें और भी राहत मिलेगी, क्योंकि ब्रायर की पूरी स्कॉलरशिप सिर्फ मेरी ट्यूशन फीस कवर करती है। बाकी सारे खर्च मेरे माता पिता ही उठाते आए हैं। माँ ने दृढ़ लेकिन स्नेह भरे स्वर में कहा, हन्ना, मैं नहीं चाहती कि तुम पैसों की चिंता करो। तुम्हारे पापा और मैं ठीक रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। जैसे ही घर के काम पूरे हो जाएंगे हम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में होंगे। फिर उन्होंने प्यार से कहा, इस बीच मैं चाहती हूँ कि तुम कॉलेज का आनंद लो, अपनी चिंता छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। उनकी आवाज़ अचानक चंचल हो गई। माँ ने शरारती अंदाज में पूछा, तो बताओ, कोई नया बॉयफ्रेंड बना है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए? हन्ना मुस्कुरा दी। हन्ना ने कहा, नहीं। माँ ने छेड़ते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर कोई न कोई होगा जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो। जस्टिन का ख्याल आते ही हन्ना के गाल गर्म हो गए। हन्ना ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, खैर, है तो कोई। मेरा मतलब हम डेट नहीं कर रहे या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर उसे भी दिलचस्पी हो तो। माँ हंस पड़ी। माँ ने उत्साहित होकर कहा, तो फिर उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लो। आखिर सबको क्यों लगता है कि यह करना इतना आसान है? हन्ना ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, हाँ शायद, आप जानती हैं ना, मुझे चीज़ों को धीरे धीरे लेना पसंद है। फिर उसने मन ही मन सोचा कि सच तो यह है कि पिछले साल डेवन से ब्रेकअप होने के बाद से वह एक भी सिंगल डेट पर नहीं गई थी। हन्ना ने जल्दी से विषय बदलते हुए कहा, अच्छा छोड़िए, उस नई मैनेजर के बारे में बताइए जिसकी शिकायत आप अपनी पिछली ईमेल में कर रही थी। सुनने में तो वह बिल्कुल पागल लगती है। कुछ देर तक हम माँ की कैशियर वाली नौकरी के बारे में बात करते रहे। हालांकि उसके बारे में सुनना मुझे अंदर तक तकलीफ देता है। वह कभी एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर थीं, लेकिन मेरे स्कैंडल के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। स्कूल सिस्टम में बैठे उन हरामियों ने कोई कानूनी रास्ता ढूंढ लिया था जिससे उन्हें जितना संभव हो सके उतना कम से कम सेवेरेंस पे देना पड़े। वह रकम सीधे मेरे परिवार के कर्ज के पहाड़ में चली गई थी और उसमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। माँ मुझे पापा के मॉडल हवाई जहाज बनाने के नए जुनून के बारे में बताती हैं, उनकी मज़ेदार हरकतों के किस्से सुनाती हैं
और फिर मुझे उस सब्जियों के बगीचे के बारे में विस्तार से बताकर बोर करने लगती हैं, जिसे वह अपने वसंत ऋतु में लगाए जा रहे उसके सब्जियों के बगीचे की सारी बारीकियां भी बताने लगती हैं। हमारी बातचीत में जो बात साफ तौर पर गायब रहती है वह है शहर के दोस्तों का कोई जिक्र, या वे सामुदायिक कार्यक्रम और डिनर जिनके लिए छोटे शहर जाने जाते हैं। मेरी वजह से मेरे माता पिता भी अब उस शहर के बहिष्कृत लोग बन चुके हैं। मेरे विपरीत, वे इंडियाना से ऐसे भाग नहीं गए थे जैसे उनके पीछे आग लगी हो। अगर अपनी सफाई में कुछ कहूं तो मुझे सचमुच एक नई शुरुआत की सख्त ज़रूरत थी। बस काश उन्हें भी ऐसी शुरुआत मिल पाती। जब तक हमारी कॉल खत्म होती है मैं अपार खुशी और गहरे दुख के बीच झूल रही होती हूँ। माँ से बात करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यह जानना कि मैं थैंक्सगिविंग पर उन्हें और पापा को नहीं देख पाऊंगी मुझे रो देने पर मजबूर कर देता है। खुशकिस्मती से इससे पहले कि मैं उदासी के आगे हार मानकर बाकी दिन बिस्तर में रोते हुए बिताती, एली मेरे बेडरूम में धमकती है। एली ने चहकते हुए कहा, है? फिर उसने उत्साह से पूछा, नाश्ते के लिए बाहर चलना है? ट्रेसी कह रही थी कि हम उसकी कार ले सकते हैं। हन्ना ने तुरंत जवाब दिया, डेला के अलावा कहीं भी। फिर उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जिस जगह तुम काम करती हो वहां खाना खाने से बुरा कुछ नहीं होता, खासकर जब डेला पहले से भी ज्यादा बार मुझे अपनी शिफ्ट कवर करने के लिए मना लेती है। एली ने आंखें घुमाईं। एली ने कहा, नाश्ता परोसने वाली कोई और जगह है ही नहीं, लेकिन ठीक है, चलो डाइनिंग हॉल में ही खा लेते हैं। हन्ना बिस्तर से कूदकर नीचे उतरती है और एली उसके पीछे पीछे आती हुई कंबल पर बैठ जाती है, जबकि हन्ना कपड़े निकालने के लिए ड्रेसर की ओर बढ़ती है। एली ने उत्सुकता से पूछा, तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? अपनी माँ से। हन्ना ने जवाब दिया, हाँ। उसने अपने सिर के ऊपर से एक मुलायम नीला स्वेटर खींचा और उसका किनारा सीधा किया। फिर उसने उदासी से कहा, मैं थैंक्सगिविंग पर उनसे मिलने नहीं जा रही हूँ। एली का चेहरा नर्म पड़ गया। एली ने सहानुभूति से कहा, ओह बेब, मुझे अफसोस है। वह बैठ गई और फिर बोली, तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क क्यों नहीं चलती? यह प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन मैंने माँ से वादा किया था कि मैं उन्हें अपने बचाए हुए पैसे भेजूंगी, और मैं ट्रेन टिकट और न्यूयॉर्क में एक वीकेंड पर अपनी सारी बचत उड़ाकर अपना अकाउंट खाली नहीं करना चाहती थी। हन्ना ने अफसोस भरे स्वर में जवाब दिया, मैं उसका खर्च नहीं उठा सकती। एली ने झुंझलाकर कहा, थत, अगर कर सकती तो मैं तुम्हारा खर्च उठा देती, लेकिन अटलांटिक सिटी ट्रिप की वजह से मैं खुद कंगाल हूं। मैं और सीन पूरी तरह टूट चुके हैं। हन्ना मुस्कुराई। हन्ना ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें मेरे लिए पैसे देने ही नहीं देती। याद है, ग्रेजुएशन के बाद हम संघर्ष करते कलाकार बनने वाले हैं। हमें जितना हो सके हर एक पैसा बचाना चाहिए। एली ने जीभ निकाल दी। एली ने नाटकीय अंदाज में कहा, बिल्कुल नहीं, हम तो ग्रेजुएट होते ही मशहूर हो जाएंगे। तुम कोई मल्टी रिकॉर्ड डील साइन करोगी और मैं रोमांटिक कॉमेडी में रयान गॉसलिंग के साथ काम करूंगी, जो वैसे मुझ पर बुरी तरह फिदा हो जाएगा, और फिर हम मालिबू के बीच हाउस में साथ रहेंगे। हन्ना ने हंसते हुए पूछा, हम? एली ने तुरंत कहा, नहीं, मैं और रयान। लेकिन तुम मिलने आ सकती हो, मतलब जब तुम बेयोंसे और लेडी गागा के साथ घूमने में व्यस्त न हो। हन्ना हंस पड़ी। हन्ना ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत बड़े बड़े सपने देखती हो। एली ने आत्मविश्वास से कहा, ऐसा होगा बेब, बस देखती जाओ। मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि ऐसा हो, खासकर एली के लिए। ग्रेजुएशन के बाद उसका एलए जाने का पूरा इरादा है, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसे किसी रोमांटिक कॉमेडी में मुख्य भूमिका निभाते हुए आसानी से कल्पना कर सकती हूँ। वह एंजेलिना जोली जैसी चौंका देने वाली खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसकी सूरत बेहद प्यारी और ताजगी भरी है, और उसका कॉमिक टाइमिंग भी शानदार है, जो उन अजीब लेकिन प्यारे रोमांटिक किरदारों के लिए एकदम सही बैठेगा। मुझे सिर्फ एक बात की चिंता रहती है। खैर, वह बहुत ज्यादा नर्मदिल है। एली हेज निस्संदेह सबसे दयालु इंसान है जिससे मैं कभी मिली हूं। उसने यूसीएलए के ड्रामा प्रोग्राम की फुल राइड स्कॉलरशिप ठुकरा दी थी ताकि वह पूर्वी तट पर रह सके, क्योंकि उसके पिता को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और वह चाहती थी कि अगर उन्हें कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो वह न्यूयॉर्क से एक पल में उनके पास पहुंच सके। कभी कभी मुझे डर लगता है कि हॉलीवुड उसे जिंदा निगल जाएगा, लेकिन वह जितनी प्यारी है उतनी ही मजबूत भी है, और वह सबसे महत्वाकांक्षी लोगों में से एक है जिन्हें मैं जानती हूँ।
इसलिए अगर कोई अपने सपनों को सच कर सकता है तो वह एली है। हन्ना ने कहा, मुझे दांत ब्रश करने दो और थोड़ा फ्रेश हो लेने दो, फिर चलते हैं। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने अपने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर पूछा, वैसे आज रात तुम्हारा क्या प्लान है? मैं 6 बजे तक ट्यूशन दूंगी, लेकिन उसके बाद सोचा था कि हम साथ में मैड मैन देख सकते हैं। एली ने सिर हिलाया। एली ने कहा, नहीं, मैं सीन के साथ डिनर पर जा रही हूं। शायद आज रात उसी के घर रुकूंगी। हन्ना के होंठों पर मुस्कान आ गई। हन्ना ने छेड़ते हुए कहा, तो तुम दोनों फिर से सीरियस हो रहे हो, हाँ? कॉलेज के पहले साल से अब तक एली और सीन 3 बार ब्रेकअप कर चुके थे, लेकिन अंत में वे हमेशा एक दूसरे की बाहों में वापस पहुंच ही जाते थे। एली उसके पीछे पीछे कॉमन रूम की ओर चलते हुए बोली, मुझे लगता है हाँ। फिर उसने स्वीकार करते हुए कहा, पिछले ब्रेकअप के बाद हम दोनों बहुत बदल गए हैं, लेकिन मैं सच में भविष्य के बारे में नहीं सोच रही। अभी हम साथ में अच्छे हैं और फिलहाल मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसने आंख मारी, और इससे यह भी मदद मिलती है कि सेक्स कमाल का है। हन्ना मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर कहीं वह खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाती कि वह एहसास कैसा होता होगा। कमाल वाला सेक्स। मेरी सेक्स लाइफ तो कभी इंद्रधनुषों और चमकती परियों की दुनिया जैसी नहीं रही। उसमें डर था, गुस्सा था और थेरेपी के सालों थे। और जब आखिरकार मैं पूरी बात को फिर से आजमाने के लिए तैयार हुई, तब भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहती थी। कॉलेज के पहले साल के 2 साल बाद जब मैं अपनी आंटी से मिलने फिलाडेल्फिया गई थी, तब मेरी मुलाकात एक कॉफ़ी शॉप में एक कॉलेज फ्रेशमैन से हुई। हमने पूरी गर्मियां साथ बिताई, लेकिन सेक्स अजीब और जुनूनहीन था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद हमारे बीच केमिस्ट्री ही नहीं है। फिर डेवन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। डेवन और मेरे बीच तो ऐसी केमिस्ट्री थी जो किसी कमरे में आग लगा सकती थी। मैं 8 महीने तक उसके साथ रही थी। उस लड़के की तरफ पागलों की तरह आकर्षित थी, लेकिन चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की। ठीक है, सच को सच ही कहना चाहिए, मैं उसके साथ ऑर्गेज़म हासिल नहीं कर पाती थी। इसके बारे में सोचना भी बेहद शर्मनाक लगता है, और उससे भी ज़्यादा अपमानजनक ये याद करना कि डेवन के लिए वह कितना निराशाजनक था। उसने मुझे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की थी। भगवान, उसने सच में कोशिश की थी। और ऐसा भी नहीं था कि मैं अपने आप ऑर्गेज़म हासिल नहीं कर सकती थी आसानी से। बस डेवन के साथ ऐसा नहीं हो पाता था, और आखिरकार वह इतनी मेहनत करके भी कोई नतीजा न देखकर थक गया। इसलिए उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मैं उसे दोष नहीं देती। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी सेक्स लाइफ का आनंद ही ले पाए, तो ये किसी भी आदमी के आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा वार होगा। एली की चिंतित आवाज़ मुझे वर्तमान में वापस खींच लाती है। एली ने चिंता से कहा, अरे, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है। क्या तुम ठीक हो? हन्ना ने तुरंत कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। एली की नीली आंखें नर्म पड़ गईं। एली ने सहानुभूति से कहा, तुम सच में अपने माता पिता से थैंक्सगिविंग पर न मिल पाने की वजह से बहुत परेशान हो, है ना? हन्ना ने राहत महसूस की कि एली ने उसके चेहरे का कारण गलत समझा। हन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसा तुमने कहा था, यह बहुत बुरा लगता है। फिर उसने कंधे उचकाए, लेकिन मैं उनसे क्रिसमस पर मिल लूंगी, कम से कम वही सही। एली ने दृढ़ता से कहा, वह सब कुछ नहीं है। फिर उसने प्यार भरे आदेशात्मक स्वर में कहा, अब जाओ, दांत ब्रश करो और खुद को खूबसूरत बनाओ बेब। जब तुम वापस आओगी तब तक मैं कॉफ़ी तैयार रखूंगी। हन्ना ने मुस्कुराकर कहा, ओह वाह, तुम तो अब तक की सबसे बेहतरीन पत्नी हो। एली शरारती अंदाज में मुस्कुराई। एली ने हंसते हुए कहा, बस इस एक बात के लिए मैं तुम्हारी कॉफ़ी में थूकने वाली हूँ। ओलिवर गैरेट हन्ना ने कुछ मिनट पहले ही अपना फ़ोन रख दिया था, और मैं अभी भी उसके बिस्तर पर पसरा हुआ था। कमबख्त, उसके गद्दे की खुशबू कमाल की थी। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं कैंपिंग करने की कोशिश कर रहा था, तब बर्फीले तूफान में सोने के बजाय मैं सीधे यहीं क्यों नहीं सो गया। मैंने उसके तकिए को सूंघते हुए पूछा, क्या तुम्हें एली से यह मिला? हन्ना ने मेरी तरफ पानी की बोतल फेंकते हुए कहा, नहीं। फिर उसने चिढ़कर कहा, वह मुझे अपने बिस्तर पर सोने नहीं देती, क्योंकि वह डरती है कि मैं उसके कमरे में कीटाणु फैला दूंगी। वह कमरे में इधर उधर टहलती हुई बोली, मुझे लगता है, हालांकि मैं ये उम्मीद नहीं करती कि तुम ये नोटिस करोगे,
मैं बस उम्मीद करती रहती हूँ कि उन सुनहरे बालों वाली लड़कियों में से कोई तुम्हारी नज़रों से बचकर निकल जाए और मुझे ये कहना न पड़े। मैंने भौं उठाकर पूछा, कहना न पड़े क्या? हन्ना ने मुझे घूरते हुए कहा, मेरे पापा जेल गए थे। फिर उसने सीधे पूछा, तुम्हारा बहाना क्या है? मैंने उसे जवाब दिया, जेला में मैं अभी हाल ही में आया हूँ, है ना? जब मैं वहाँ था तब ब्रायर की सबसे हॉट लड़की की निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं। मैं उसकी खूबसूरत नीली आंखों में इतना खो गया था कि मुझे उसकी गर्दन के नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हन्ना ने झुंझलाकर कहा, ओह माय गॉड, क्या यह सच में तुम्हारे साथ काम करता है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने तो बस डेड और टेड से कहा था कि मेरे एथिक्स बुक्स ले आएं। फिर मैंने कंधे उचकाए। साफ है कि हन्ना ने चिक्स के लिए मेरे अविश्वसनीय आकर्षण के बारे में उन्हें बताया हुआ है। हन्ना ने व्यंग्य से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये बकवास जानबूझकर बोलते हो। फिर उसने हंसते हुए जोड़ा, ये भी नहीं कह सकती कि ये काम नहीं करता। मुझे मानना पड़ेगा, उसकी मुस्कान देखना किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा रोमांचक था। मैं उसकी तरफ झुककर बोला, क्या तुम स्केट करती हो? हन्ना ने सिर हिलाकर कहा, ज्यादा नहीं। फिर उसने समझाया, मैंने 1-2 बार कोशिश की है, लेकिन आमतौर पर बर्फ पर मैं सिर्फ पक्स उठाने जाती थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर तुम्हारे पापा का पेशा क्या था? हन्ना ने जवाब दिया, हॉकी स्टिक का पीछा करते हुए बर्फ पर खड़े रहना। मैं हंस पड़ा। हन्ना ने आगे कहा, बेशक नहीं, मुझे पता है कि इसमें बहुत हुनर लगता है और यह निश्चित रूप से अपने आप में एक खेल है। फिर उसने कंधे उचकाए। हन्ना ने कहा, बस ये मेरा खेल नहीं है। वह मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गई और अपना सिर मेरी तरफ झुकाते हुए बोली, क्या तुमने कभी हॉकी खेलना चाहा था, या यह ऐसा कुछ था जो तुम्हें मजबूरी में करना पड़ा? मैंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हन्ना ने जवाब दिया, क्योंकि ज्यादातर समय तुम्हारी जिंदगी किसी हॉकी सुपरस्टार जैसी लगती है। मुझे यकीन है कि बाहर बहुत से माता पिता अपने बच्चों को तुम्हारी तरह बनने के लिए मजबूर करते होंगे। मेरे कंधे थोड़ा सख्त हो गए। मैंने कहा, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो अपने परिवार की निजी बातें किसी के साथ बांटता फिरूं। फिर मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि किसी ने भी कभी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे हॉकी खेलना पसंद है या नहीं। वे बस मान लेते हैं कि मुझे पसंद है क्योंकि मेरे पापा खेलते थे। हन्ना ने धीरे से पूछा, उन्होंने तुम्हें इसमें धकेला था? मैंने भारी आवाज में जवाब दिया, यह इतना सीधा नहीं था। वह बस चाहता था कि मैं भी परफेक्ट बनूं, लेकिन मैं खेलता रहा क्योंकि मुझे खेलना पसंद था। हन्ना ने नर्म स्वर में कहा, यह अच्छा है। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि तुम वही करो जिससे तुम्हें प्यार हो। मैं जल्दी से बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ देता हूं। अपने पिता के बारे में और सवालों के जवाब देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हारे एथिक्स टीचर का क्या हाल है? क्या वह अभी भी नर्क से निकला हुआ कोई राक्षस है? हन्ना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वे अब सच में बहुत उत्साहित हैं। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, उत्साहित? वाह, किसी टीचर के लिए उत्साहित होना तो बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वह सही थी। अगला घंटा बेहद कठिन था, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह पागल सा बूढ़ा प्रोफेसर बिल्कुल निर्दयी था। उसकी क्लास में बैठना और यह महसूस करना कि मैं वह सामग्री समझ रहा हूं जो उसने सिखाई थी, मुझे लगभग हैरान कर रहा था। मैं नोट्स लिख रहा था, सवालों के जवाब दे रहा था और सच में क्लास में हिस्सा ले रहा था। उसने तो मुझे कुछ थ्योरीज भी समझा दी थीं जिन्हें मैं पहले पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाया था। क्लास खत्म होने के बाद हन्ना ने अपना बाइंडर बंद किया और संतुष्ट स्वर में कहा, अब हम अगले कुछ दिनों के लिए तैयार हैं, और अब जब तुम पढ़ चुके हो तो वह क्विज बंद आंखों से भी कर लोगे। फिर उसने कहा, कल हम एथिकल डिलेमा वाले हिस्से से शुरुआत करेंगे और फिर थ्योरीज की ओर बढ़ेंगे। मैंने जवाब दिया, अच्छा लगता है। तभी मेरा पेट इतनी जोर से गुर्राया कि उसने लगभग उसकी बात को दबा दिया। हन्ना ने हंसते हुए पूछा, भूख लगी है? मैंने कहा, भूख से बुरा हाल है। मैं घर का सारा खाना खत्म कर चुका हूं, लेकिन मैं बाहर जाने के मूड में नहीं हूं। फिर मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त कप नूडल्स हैं? हन्ना हैरान होकर हंस पड़ी। हन्ना ने कहा, वाह, यह तो बिल्कुल अप्रत्याशित था।
मुझे भी भूख लगी है, लेकिन सच कहूं तो मैं तुम्हारी संगत में रहने का मन नहीं बना पाई थी। लोगन और बाकी लोग आज रात बाहर हैं, लेकिन मुझे लगा था कि मैं अपने सारे कोर्स की रीडिंग्स पूरी कर लूंगी ताकि पीछे न रह जाऊं। मैंने कंधे उचकाकर कहा, तो फिर हम दोनों को किसी सोशल लाइफ की ज़रूरत है। मैं टीवी के सामने रखे स्नैक के ढेर की तरफ बढ़ा। मैंने कहा, डीन अभी अभी किराने का सामान देकर गया है। असल में मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे साथ कोई शो देखेगा। हन्ना ने पूछा, क्या वह वही शो है जिसे लेकर तुम पागल रहते हो? मैंने उत्साह से जवाब दिया, बहुत बढ़िया शो है। मेरा मतलब, यह कमबख्त शानदार है। हन्ना ने अपनी उंगलियां बालों में फेरते हुए मुझे देखा। वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसे रहना चाहिए या नहीं, लेकिन उतनी ही झिझकती हुई लग रही थी, कहीं चली भी न जाए। हन्ना ने पूछा, तो आज रात तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं। फिर मैंने कहा, मेरे रूममेट्स अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रात बिता रहे हैं, इसलिए मैं शायद टीवी देखूंगा। मैंने अपना सेल फोन उठाते हुए कहा, ओह लोभी। फिर मैंने पूछा, तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है? हन्ना ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कोई और विकल्प? मैंने सिर हिलाया। मैंने कहा, माफ़ करना, लेकिन सारी रोमांचक चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। हमारे पास सिर्फ बेकन और सॉसेज हैं और कुछ चोकोज। हन्ना ने पूछा, फिर खाने की जहमत ही क्यों उठानी? अगर तुम ऑर्डर ही करने वाले हो तो सीधे डिनर क्यों नहीं मंगवा लेते? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम कम से कम उससे ज़्यादा समय रुको। फिर मैंने तुरंत कहा, मुझे माफ़ करना अगर यह बहुत सीधा लग रहा हो गैरेट। तुम सच में लड़की से फ्लर्ट करना नहीं जानते। हन्ना हंस पड़ी। हन्ना ने चिढ़ाते हुए कहा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। तुमने अभी अभी मुझसे कोई इमेज या प्रोजेक्टिव वाला टेस्ट नहीं किया है। आंखें घुमाते हुए वह कमरे में वापस चली गई और अपना बैग उठाने लगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। हन्ना ने पूछा, डाइट कोक? मैंने जवाब दिया, तुम पर यह बहुत जंचेगी। फिर मैंने कहा, रेगुलर कोक धन्यवाद। मैंने ऑर्डर दे दिया और फिर ब्रेकिंग बैड का पहला सीजन लगा दिया। डोरबेल बजने में लगभग 20 मिनट लगने वाले थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, वाह, सबसे तेज पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला लड़का। हन्ना ने मेरी तरफ देखते हुए बस आंखें घुमाईं। मेरे पेट में इतनी जोर से आवाज़ हुई कि ऐसा लगा जैसे अंदर कोई जानवर गुर्रा रहा हो। मैं नीचे जाकर खाना लेने के लिए टिकटें और बटुआ उठाने लगा। तभी हन्ना ने अपना पर्स खोला और $20 का नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जब मैंने उसकी हथेली से नोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने सिर हिला दिया। हन्ना ने दृढ़ता से कहा, नहीं धन्यवाद। मैंने भौहें चढ़ाईं। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम्हें यहाँ पिज़्ज़ा खाने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है? उसकी आंखों में असहजता झलक गई। हन्ना ने कहा, मैं बड़ी खाने वाली नहीं हूँ, ठीक है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी नहीं हूँ। फिर मैंने ऊपर से नीचे तक खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, ज़रा मुझे देखो। हन्ना ने आंखें घुमाईं, लेकिन फिर बॉक्स खोलकर एक टुकड़ा निकाल लिया। हमने सोफे के दोनों सिरों पर बैठकर टीवी चालू किया। पायलट एपिसोड कमाल का था और दूसरे एपिसोड के खत्म होने तक हन्ना भी उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। मैंने देखा कि वह बार बार हंस रही थी और मज़े ले रही थी। ये मेरे लिए अजीब था। इस शो के दौरान हम ज़्यादा बात नहीं करते। हम इतने मगन थे कि जो कुछ स्क्रीन पर हो रहा था उसी में खो गए थे। लेकिन दूसरे एपिसोड के खत्म होने तक हन्ना मेरे पास पहले से कहीं ज़्यादा सहज महसूस कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, ठीक है, अब सच सच बताओ, क्या तुमने कभी ब्रेकिंग बैड देखा है? हन्ना ने सिर हिलाया। हन्ना ने कहा, नहीं। मैंने नाटकीय अंदाज में कहा, यह तो स्कैंडल है। मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ। वह हंस पड़ी। हन्ना ने कहा, ठीक है ठीक है। फिर उसने एक और स्लाइस उठाया और बड़ा सा कौर लिया। मैं पहले ही तीसरा टुकड़ा खत्म कर चुका था, लेकिन हन्ना अभी भी अपने पहले टुकड़े पर ही थी और उसे भी छोटे छोटे कौरों में खा रही थी। मैंने उसे देखते हुए कहा, ओह, तो तुम अपना पिज़्ज़ा ऐसे खाती हो? क्या कोई इससे ज़्यादा पाखंडी हो सकता है? हन्ना ने मुंह बनाकर कहा, यह मेरी गलती नहीं है कि तुम सुअर की तरह खाते हो विल्सी। मैं अपना खाना निगलती नहीं हूं। मैंने पूछा, तुमने कितने टुकड़े खाए? हन्ना ने जवाब दिया, एक ही। मैंने हंसते हुए कहा, वाह, इससे तो तुम लड़कियों की पूरी स्टीरियोटाइप बन जाती हो। शायद तुम लोग आधा सलाद खाकर ही जीती हो। हन्ना ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जैसे लोग लगातार कहते रहते हो कि तभी हम आकर्षक लगती हैं।
मैंने सिर हिलाया। मैंने कहा, किसी भी आदमी को सिर्फ हड्डियों और चमड़ी वाली लड़की आकर्षक नहीं लगती। हन्ना ने संदेह भरे स्वर में कहा, ओह, मुझे पूरा यकीन है कि तुम स्किनी वुमेन से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। मैंने आंखें घुमाई। मैंने कहा, नहीं, सच में मैं परफेक्ट कर्व्स वाली लड़की को चुनूंगा, बजाय उस लड़की के जो एनोरेक्सिया की शिकार लगती हो। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती हो, अगर कोई लड़की इतनी दुबली हो कि मैं उसके चारों तरफ अपनी उंगलियां बंद कर सकूं, तो मुझे चिंता होने लगती है कि कहीं मैं नींद में उसे पलटते समय गलती से तोड़ न दूं। हन्ना हंस पड़ी। हन्ना ने कहा, यह वही हिस्सा है जहां मुझे शिकायत करनी है कि तुम कितने सेक्सिस्ट हो। मैंने कंधे उचकाए। मैंने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं हॉट हूं? वह मुस्कुराई। हन्ना ने जवाब दिया, तुम्हें पता है कि तुम हॉट हो। मैंने झूठी गंभीरता से कहा, लेकिन मान लो कि मेरे पास सिक्योरिटी कैमरे न होते। हन्ना ने तुरंत जवाब दिया, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा अच्छा दिखना बेकार हो जाता, तुम्हारा अहंकार कड़ा हुआ लेट्यूस जैसा बिखर जाता। मैं हंस पड़ा। हन्ना ने फिर कहा, क्या तुम मुझे फोन कहना बंद करोगे? मैंने पूछा, नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत प्यारा है। फिर मैंने जोड़ा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चिड़चिड़ी हो सकती हो। हन्ना ने जवाब दिया, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं मिस ब्रायर मीन कैंपस नहीं हूं? क्योंकि मैं न्यूज़ और गॉसिप नहीं पढ़ती। फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि तुमने केटी के बारे में गलत राय बना ली है। अगर मैं होती तो शायद मैं भी उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने सिर हिलाया। मैंने कहा, केटी इतनी बुरी नहीं है। मेरा मतलब, हाँ, मैं जानता हूं कि वह कभी कभी थोड़ा चालाकी भरा व्यवहार करती है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं। हन्ना ने तुरंत जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि वह चालाक है, वह तो पूरी तरह दिखावटी है। हन्ना ने तंज भरे स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे उसके साथ बहुत सारे गहरे और अर्थपूर्ण संवाद होते हैं। फिर उसने आंखें घुमाई। माफ करना, लेकिन मुझे उसकी पूरी पर्सनैलिटी किसी रियलिटी शो की कास्टिंग कॉल जैसी लगती है। मैंने कंधे उचकाए। मैंने कहा, मुझे असहमत होना पड़ेगा। हन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, और वैसे भी तुम उसे सिर्फ इसलिए पसंद करते हो क्योंकि तुम उसकी तरफ आकर्षित हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम भी आकर्षक हो। हन्ना ने भौं उठाई। हन्ना ने पूछा, ओह? मैंने सहजता से कहा, तुम सिर्फ उसके साथ सोते हो, मैं उसे डेट नहीं करता। हन्ना कुछ पल रुकी, फिर उसके चेहरे पर जिज्ञासा उभर आई। हन्ना ने पूछा, रुको, कैसे हो सकता है? क्या इस पूरे कॉलेज में कोई लड़की है जिसके साथ तुमने रिश्ता बनाने की कोशिश न की हो? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हूं। हन्ना ने पूछा, क्यों नहीं? रिश्ते तो सच में संतोषजनक हो सकते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह बात एक औरत कह रही है ना? हन्ना ने आंखें तरेड़ दी। हन्ना ने कहा, मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं एक औरत हूं, बेवकूफ़। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसी ऐसे इंसान का होना अच्छा लगता है जिससे तुम अपना दिन साझा कर सको, जिसके साथ फिल्में देख सको, गले लग सको और बाकी सारी चीज़ें कर सको। क्या तुम्हें यह सब नहीं चाहिए? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आखिरकार शायद, लेकिन अभी नहीं। फिर मैंने स्वीकार किया, मुझे लगता है कि मैं फ़िलहाल बहुत स्वार्थी हूं। हन्ना ने मुझे अविश्वास से देखा। हन्ना ने कहा, तुम सच में मानते हो कि एक औरत तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शरीर के लिए चाहेगी? मैंने भौहें उचकाईं। मैंने पूछा, वाह, तुम भी मुझे हॉट समझती हो वेल्सी? हन्ना ने इतनी जोर से आंखें घुमाईं कि लगा जैसे वे सिर के पीछे चली जाएंगी। उसकी प्रतिक्रिया अब तक देखी गई सबसे प्यारी चीज़ों में से एक थी और मैं हंसी रोक नहीं पाया। हन्ना ने झुंझलाकर कहा, आराम से, मैं मजाक कर रही थी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं कि तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। अगर मैं तुम्हारे बिस्तर पर आ भी गई तो तुम मेरी झूठी जानकारी टेस्ट नहीं करोगे और मैं तुम्हारा मिड टर्म पास करवा दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, फिर से? हन्ना ने मीठे व्यंग्य में कहा, हाँ, तुम्हारा मिड टर्म फिर से। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, मैं ये करने वाला हूँ। हन्ना ने पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं तुमसे यह कहने वाला हूँ कि तुम असंभव हो। हन्ना ने गर्व से कहा, बिल्कुल हूँ। हम फिर से सोफे पर आराम से बैठ गए। मेरा हाथ सोफे की बैक पर था और हन्ना का एक पैर मेरे पेट पर टिका हुआ था। उसकी एक एड़ी मेरी जांघ से लग रही थी और दूसरी कॉफ़ी टेबल के किनारे पर थी। इससे पहले कि मुझे एहसास होता, हम पहले एपिसोड से आगे बढ़कर दूसरे,
फिर तीसरे तक पहुंच चुके थे। और अजीब बात यह थी कि मैं आमतौर पर किसी लड़की के साथ इतनी सहजता महसूस नहीं करता था। हन्ना ने अचानक हंसते हुए कहा, मुझे लगता है उसकी हॉट पड़ोसन का उस पर दिल आ गया है। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या तुम मजाक कर रही हो? ये तो साफ है कि लोकल डॉक्टर और ट्रक ड्राइवर की भी उस पर फिदा है। हालांकि मैं रुका और मुस्कुराया। मैंने कहा, मुझे भी वही पसंद है, सच में मुझे वह पसंद है। मैं हंस पड़ा। वह तो बिल्कुल नटकेस है, तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए। हन्ना ने कंधे उचकाए। हन्ना ने कहा, शायद इसलिए कि इस तरह के शो में पूरा ध्यान देना पड़ता है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मुझे हर सीन देखना पड़ता है, जबकि तुम लोग बस इंतजार करते हो कि किसी की गोली मारकर हत्या हो जाए। मैंने हंसते हुए कहा, हम ऐसे नहीं हैं। हन्ना ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। हन्ना ने कहा, असल में हम लोग बिना कुछ किए बहुत समय से टीवी देख रहे हैं। मैंने समय देखा। करीब 10 बज चुके थे। मैं ये घोषणा करने ही वाला था कि अब उसके जाने का समय हो गया है, लेकिन उसके अगले शब्दों ने मुझे रोक दिया। हन्ना ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं जाऊं? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, तुम अभी और देखना चाहती हो? हन्ना ने तुरंत जवाब दिया, आखिर में तो नहीं। फिर उसने कहा, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि आगे क्या होता है? सच कहूं तो मैं जानना चाहता था, इसलिए जब वह उठकर अगली डिस्क लगाने गई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, जरूर। हन्ना ने मुस्कुराकर कहा, मैं जाकर देखती हूं हमारे पास क्या है। मैंने उसे किचन में जाते देखा। वह नीचे झुकी, कुछ कटोरियां निकाली और उन्हें प्रेजिल्स तथा कुछ ऐसे स्नैक्स से भर दिया जिनके नाम तक मुझे नहीं पता थे। जब वह वापस आई तो उसने कटोरियां कॉफी टेबल पर रख दी और फिर मेरे सोफे पर वापस बैठ गई। हन्ना ने अपने पैरों को अपने नीचे मोड़ लिया और मेरी तरफ पीट करके बैठ गई। उसका लाल ऊनी स्वेटर उसकी गर्दन के पीछे थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। वह किसी डिजाइनर मॉडल जैसी नहीं दिखी थी, न ही उन लड़कियों जैसी जो आमतौर पर मेरी नजरें खींचती थीं। लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी बड़ी भूरी आंखें, उसकी ढीली जाली स्वेटरिंग, उसकी टाइट फिटिंग स्वेट पैंट्स जो उसके छोटे से गोल बट को हमेशा उभार देती थीं, या फिर उसकी वे प्यारी छोटी सी शॉर्ट्स जो उसके पतले पैरों को खुलकर दिखाती थीं। मैंने खुद को घूरते हुए पकड़ लिया। हन्ना ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर वह खड़ी हुई और बिना कुछ सोचे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। हन्ना ने कहा, तुम ये पॉपकॉर्न नहीं खा सकते। मैंने पलक झपकाई। मैंने पूछा, सम्राट? हन्ना जोर से हंस पड़ी। हन्ना ने कहा, बेवकूफ, मेरा परिवार का कुत्ता, उसका नाम एम्पर है। मैंने पूछा, किस नस्ल का है? हन्ना ने जवाब दिया, एक बड़ा लाल डॉग है जिसके सुनहरे धब्बे हैं, लेकिन वह ज्यादातर जर्मन शेफर्ड जैसा दिखता है। मैंने धीरे से कहा, कुत्ते कभी निराश नहीं करते। हन्ना मुस्कुराई। हन्ना ने कहा, उसे यह बहुत पसंद है। जब वह पप्पी था तब हमने उसे पा लिया था, और इस साल की शुरुआत में मेरे माता पिता उसे वापस लेने के लिए शेल्टर गए थे। आखिरकार उन्होंने उसे उन दोनों अनजान लोगों से छुड़ा लिया जिन्होंने उसे 2 अलग अलग पॉपकॉर्न बैग्स में भरकर माइक्रोवेव में डालने की कोशिश की थी। उनकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। हन्ना ने कहा, मेरी माँ अब भी हर बार उस घटना को याद करके कांप जाती हैं। सच में वह पूरे जीवन में जितने भी प्रोडक्ट्स बिके हैं उन सब के निर्माताओं पर मुकदमा करना चाहती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि डॉसेंडर रेडनबैकर की कंपनी और उसके सभी कर्मचारी भी उसमें शामिल होंगे। वह हर बार पॉपकॉर्न का डिब्बा देखते ही भड़क जाती हैं। मैंने कहा, मेरे पापा तो अजीब थे। हन्ना ने सिर हिलाया। हन्ना ने कहा, उन्होंने सोचा था कि नेपाम से उसे सजा देना मज़ेदार होगा, लेकिन फिर उन्होंने पढ़ा कि वह बहुत बड़ा खतरा है और उसका खर्च भी बहुत ज़्यादा आएगा। वह रुकी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें ईल मछली के अंडे नहीं खाने चाहिए? मैंने भौंहें सिकोड़ ली। मैंने कहा, नहीं, लेकिन मेरे दादाजी को कैंसर था। हन्ना ने सिर हिलाया। हन्ना ने कहा, उनका नाम पाओलो था और वह हमेशा वॉश्ड जीन्स पहनते थे। मुझे एक महत्वपूर्ण बात याद है, मैंने जितनी बार भी उन्हें देखा उन्होंने सफ़ेद या लाल रंग की कोई ना कोई टोपी पहनी होती थी, लेकिन यह हैरानी की बात नहीं है। मुझे लगता है मेरे दादा उनसे इसलिए इतने नाराज थे क्योंकि पाओलो कई साल तक उनकी माँ के साथ रहे थे, लेकिन वह उस बूढ़े कमीने को बहुत नापसंद करते थे। मैंने पलक झपकाई। क्या?
हन्ना ने हंसते हुए कहा, स्क्रैच करो। फिर वह अचानक खिलखिला उठी। ओह भगवान, सबसे अच्छी बात याद आ गई। मेरे दादा के पास टार्नटुला मकड़ियाँ थीं और हम अक्सर दादाजी के घर पर खेलते थे। लेकिन एक बार पाउलो आ गए, हालांकि उन्हें कभी नहीं बताया गया था कि वे वहाँ होंगी। तभी मेरी दादी ने उन्हें पीछे के कमरे में छोड़ दिया जहाँ टार्नटुला रखे जाते थे। वैसे भी उन्होंने कुछ देखा और किसी तरह उन्हें पता चल गया कि वह क्या है। मैं हंसी रोकते हुए बोला, ओह भगवान, मुझे लगता है मैं जानता हूँ आगे क्या हुआ। हन्ना हंसी से दोहरी हो गई। हन्ना ने कहा, दादी एक छोटी स्टूल पर ऐसे कूद गईं जैसे वह दुनिया की रानी हो। फिर बाथटब के किनारे किनारे भागती हुई गईं और वहीं खड़ी होकर तब तक चिल्लाती रहीं जब तक पापा वहां नहीं पहुंच गए। मैं जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा, गंभीरता से? मकड़ियों से? हन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, मकड़ियाँ मेरे परिवार में वंशानुगत हैं और मैं सोचने लगी हूँ कि शायद उन्हें यह मेरे पापा और दादी से मिला है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हन्ना ने धीमे स्वर में कहा, असल में मेरे पापा को आज भी उस बूढ़े आदमी का चेहरा याद करते ही हंसी आ जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ। उसने गहरी सांस ली। हन्ना ने कहा, मैंने उन्हें बहुत कम हंसते देखा है। मुझे अपनी रीढ़ में एक ठंडी लहर सी दौड़ती महसूस हुई जब मैंने याद किया कि कुछ हफ्ते पहले ब्रायर में उनके साथ क्या हुआ था। आखिरकार मेरे लिए तो वह बस एक मज़ेदार किस्सा था, लेकिन उनके लिए वह उस दर्दनाक दौर की याद थी जिसमें उन पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया था जो उन्होंने किया ही नहीं था। माँ ने कई साल बाद पापा से दोबारा मुलाकात की थी। वह उन्हें तब देखने आई थीं जब वह अपनी किशोरावस्था में थे, और अब मुझे एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना कुछ झेला होगा। मैंने विषय बदल दिया। मैंने कहा, हन्ना, तुम्हारी जिंदगी भी कम अजीब नहीं है। हन्ना ने आंखें घुमाईं। हन्ना ने कहा, मैं थैंक्सगिविंग पर अपने माता पिता से नहीं मिल रही हूँ। मैं चौंक गया। पहले उसकी बातों ने मुझे उसके दुख से भटका दिया था, लेकिन अब वह सारी बातें फिर से याद आ गईं। मैंने पूछा, ओह, तो तुम छुट्टियों में घर नहीं जा रही? हन्ना ने जवाब दिया, नहीं, मेरे माता पिता इस साल खर्च नहीं उठा सकते और मैं भी नहीं। लाइन के दूसरे छोर पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कैसा महसूस होता होगा। मैंने नर्म स्वर में कहा, यह बहुत बुरा है। फिर मैंने सहानुभूति से जोड़ा, लेकिन हमेशा क्रिसमस तो होता ही है ना? हन्ना ने सिर हिलाया। हन्ना ने कहा, हाँ, शुक्र है। मैं छुट्टियों से नफरत नहीं करती। मैं बस उन्हें अकेले बिताने के बजाय अपने माता पिता से मिलने जाना पसंद करूंगी। मैंने उसकी बातों को मन में रखा और विषय बदल दिया। सच कहूं तो किसी कारण से मैं उसे परेशान और उदास नहीं देखना चाहता था। बातचीत बहुत भारी हो चुकी थी और मैं उसे हल्का करना चाहता था। मैंने कहा, चलो कुछ और बात करते हैं। इस बार हम ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठे, क्योंकि अब तक मुझे समझ आ चुका था कि हन्ना को लेकर मेरी चिंता सिर्फ दोस्ती वाली नहीं रह गई थी। मुझे इस बात की फिक्र होने लगी थी कि वह अकेले छुट्टियां कैसे बिताएगी। हमने सीज़न का पहला एपिसोड ख़त्म किया, फिर अगले दो, और फिर अगली चीज़ जो मुझे पता चली वह ये थी कि घड़ी 1 बजने वाली थी। हन्ना ने अचानक कहा, ओह बाप रे, समय देखो। वह खड़ी हुई और अपनी आंखें मलने लगी। मैं उसे घूरता रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये कैसे कर लिया। हमने सचमुच पूरा एक सीज़न और आधा टीवी शो एक साथ देख डाला था। मैंने बुदबुदाकर कहा, कमाल है। फिर मुझे एहसास हुआ कि वह उठ चुकी है। वह बोली, वह मेरा इशारा है। मैंने मजाक में कहा, तुम्हारा मतलब वह इशारा जो मुझे याद दिलाता है कि तुम मेरे बिस्तर पर सोने नहीं जा रही? हन्ना हंस पड़ी और अपने बाल पीछे करने लगी। हन्ना ने कहा, तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। मैंने उसका खाली पॉपकॉर्न बाउल लेते हुए कहा, तुम्हारी कार अभी भी खराब है ना? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हन्ना ने तुरंत सिर हिलाया। हन्ना ने कहा, नहीं, तुम्हें आज रात ड्राइव नहीं करनी चाहिए। मैंने भौं उठाई। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। हन्ना ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं। फिर उसने तर्क दिया, तुमने शराब नहीं पी है, लेकिन मैं तुम्हें इस समय कैंपस के उस पार अकेले चलते हुए भी नहीं छोड़ने वाली। यहाँ बहुत ठंड है। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, मैं यहीं रह रहा हूँ। फिर मैंने उसकी ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ, कोई बहस नहीं। हन्ना की नज़र नाइट स्टैंड पर रखी हुई बड बियर की 2 बोतलों पर गई।
मैं उसकी झिझक महसूस कर सकता था, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर उभरती थकान की लकीरें भी देख रहा था। कुछ क्षण बाद उसके कंधे ढीले पड़ गए और उसने गहरी सांस छोड़ी। हन्ना ने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सोफे पर सो जाऊंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। गैरेट ने कहा, नहीं, बेहतर होगा कि तुम यहीं सो जाओ। यह गलत बात थी कहने के लिए, क्योंकि उसका शरीर तख्ते की तरह तन गया। हन्ना ने सख्त स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेडरूम में नहीं सोने वाली। गैरेट ने समझाते हुए कहा, मैं 3 हॉकी खिलाड़ियों के साथ रहता हूं वेल्सी, और वैसे उनमें से 2 आज रात पार्टी करने गए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन संभावना है कि उनमें से कोई शराब पीकर लिविंग रूम में आ जाए और तुम्हें सोफे पर देखकर तुम्हें छूने की कोशिश करे। फिर उसने अपनी विशालकाय काया की तरफ इशारा करते हुए कहा, दूसरी तरफ मुझे तुम्हें छूने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये चीज़ 7 लोगों को सुला सकती है। तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। हन्ना ने व्यंग्य से कहा, तुम जानते हो, कोई सज्जन आदमी खुद फर्श पर सोने की पेशकश करता। गैरेट ने भौं उठाकर पूछा, क्या मैं तुम्हें सज्जन आदमी लगता हूं? हन्ना हंस पड़ी। हन्ना ने कहा, नहीं। कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर हन्ना ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रही हूं और सच में टैक्सी का इंतजार नहीं करना चाहती। मैं अपने ड्रेसर की तरफ बढ़ा। गैरेट ने पूछा, सोने के लिए कुछ चाहिए? टी शर्ट, स्वेट पैंट? हन्ना ने कहा, एक टी शर्ट बढ़िया रहेगी। अंधेरे में भी मैं उसके गालों पर उभरी लालिमा देख सकता था। फिर हन्ना ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास एक अतिरिक्त टूथब्रश है? गैरेट ने जवाब दिया, हाँ, सिंक के नीचे वाली कैबिनेट में। मैंने उसे अपनी पुरानी टी शर्ट्स में से एक दी और वह उसे लेकर बाथरूम में चली गई। मैंने अपनी शर्ट और जीन्स उतारी, सिर्फ बॉक्सर पहनकर बिस्तर में घुस गया। जैसे ही मैं आराम से लेटा, मुझे टॉयलेट फ्लश होने की आवाज़ सुनाई दी, फिर नल खुलने और बंद होने की। कुछ देर बाद हन्ना वापस आई। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर हल्की हल्की थप थप की आवाज़ कर रहे थे। वह बिस्तर के किनारे खड़ी रही काफ़ी देर तक। आखिरकार मैं झुंझलाकर कराह उठा। गैरेट ने नींद भरी आवाज़ में कहा, क्या तुम अब बिस्तर पर आ जाओगी? फिर उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैं काटता नहीं हूँ, और अगर काटता भी हूँ तो अभी आधा सो चुका हूँ। इसलिए अजीब इंसान की तरह मुझे घूरना बंद करो और यहाँ आ जाओ। गद्दा हल्का सा धंस गया जब वह बिस्तर पर चढ़ी। कंबल खींचने की आवाज़ आई, फिर एक लंबी सांस, और फिर वह मेरे बगल में लेट गई। खैर, बिल्कुल बगल में नहीं, वह बिस्तर के दूसरे सिरे पर थी, शायद गद्दे के किनारे को पकड़े हुए, ताकि गलती से नीचे न गिर जाए। मैं इतना थक चुका था कि कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने की भी ताकत नहीं बची थी। इसलिए मैंने बस बुदबुदाकर कहा। गैरेट ने धीमे स्वर में कहा, गुड नाइट। हन्ना ने फुसफुसाकर जवाब दिया, गुड नाइट। कुछ ही सेकंड बाद मैं गहरी नींद में डूब गया।